नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से धन आवंटित करने को कहा। सरकार ने नागरिकों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ कम करने के लिए 1486 अप्रासंगिक और अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त कर दिया है। केंद्र ने कहा, उपभोक्ताओं को किफायती दर पर दाल उपलब्ध कराने के लिए दलहन उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। स्टार्टअप्स सहित गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से एक नई गहन अंतरिक्ष नीति अनुमोदन के लिए तैयार है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। आज चट्टोग्राम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश फॉलो ऑन में। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया है। सरकार ने मई 2014 से अब तक 1486 अप्रासंगिक और अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त घोषित कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा को बताया कि ऐसे कानून नागरिकों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी के वास्ते कानून की प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए इसमें सुधार करना सरकार का संकल्प रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के विषयों से संबंधित 76 केंद्रीय अधिनियमों को भी संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पिछले 5 वर्ष के दौरान अपने वाणिज्यिक विभागों के माध्यम से 19 देशों के 177 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इजराइल, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से सरकारी राजकोष में बड़ी बचत हो सकती है। श्री रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा, क्योंकि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार ने कहा है कि 2800 से अधिक डिजिटल समाचार प्रकाशकों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के अंतर्गत जानकारी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर गौर करने के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार प्रसारण क्षेत्र में व्यापार संबंधी नियमों को आसान बनाने पर जोर दे रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि पहले अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अलग अलग निर्देश थे, लेकिन अब उनके लिए एक ही दिशा निर्देश हैं। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड उच्च स्तर वृद्धि के बावजूद इस वर्ष 6 अप्रैल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% से ज्यादा आयात करता है, इसलिए देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है।
सरकार ने कहा है कि वह दलहन उत्पादन को बढ़ाने में किसानों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दलहन संघों से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि दलहन के निर्बाध आयात के लिए आयातकों की मदद की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दर पर दाल उपलब्ध कराई जा सके। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तृतीय संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने और उस पर चर्चा के लिए आज लोकसभा में रखा गया। ये विधेयक 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए उसमें संशोधन करने से संबंधित है। ये आदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की मान्यता वाले जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध करता है। विधेयक में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शामिल किया गया है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कोरापुट से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने आदिवासियों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। दल को जहरीली शराब घटना के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है। सारण जिले के मसरकाहा थाना अध्यक्ष और चौकीदार को ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि नकली शराब के धंधे में लिप्त दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नकली शराब बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राज्यसभा में आज वैश्विक तापमान वृद्धि और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत डीएमके पार्टी के तिरुचि सिवा ने की। उन्होंने वैश्विक तापमान वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में भारत का स्थान दुनिया में 7वां हो जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार ने कहा कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण भारत की परंपरा में शामिल है। कांग्रेस की अमी याग्निक ने कहा कि वैश्विक तापमान बढ़ने से भारत को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन बिट्रास ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास कर रहे राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि वनों की कटाई से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। टीएमसी के जवाहर सरकार, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीआरएस के डॉक्टर केशव राव, जनता दल यूनाइटेड के अनिल प्रसाद हेगड़े, बीजू जनता दल के अमर पटनायक और अन्य ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने देश में इको टूरिज्म के विकास और उसे प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी।
सरकार ने कहा है कि उसके पास अनाज का पर्याप्त भंडार है। ये भंडार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार गेहूं और अन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य की साप्ताहिक आधार पर निगरानी कर रही है। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात संबंधी निर्देश शामिल हैं। केरल में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज तिरुवनंतपुरम में कुल 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन बुनियादी परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई के साथ देश में सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर शामिल है, जिससे तीव्र और निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज शाम विजय दिवस के अवसर पर आर्मी हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में देश आज के दिन विजय दिवस मनाता है। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा देखकर हर भारतीय को गर्व होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के एक ट्वीट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि गांधीवादी विचार और आदर्श पृथ्वी को अधिक खुशहाल बनाते हुए दुनिया को सतत विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में फिलहाल 959 खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं और ये सभी भारतीय नागरिक हैं। श्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय खेल संघों को अपने कैलेंडर वर्ष में प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की जरूरतों को देखते हुए विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की भी अनुमति है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में कल देर रात मौजूदा चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। रविवार को फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। चट्टोग्राम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने पहली पारी में 8 विकेट पर 133 रन बना लिए थे। कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। बांग्लादेश पहली पारी के आधार पर भारत से अब भी 271 रन पीछे है। दूसरा और अंतिम टेस्ट 22 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। नेपाल में निर्वाचन आयोग ने आज काठमांडू में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को प्रतिनिधि सभा के चुनाव के अंतिम परिणाम सौंप दिए हैं। राष्ट्रपति ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग, सुरक्षा एजेंसियों, हितधारकों और मतदाताओं को धन्यवाद दिया। भारत नेपाल की 16वीं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कल से नेपाल में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये अभ्यास भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों के जंगलों में लड़ाई और आतंक रोधी अभियान में आपसी सहयोग बेहतर करना है। मंत्रालय ने बताया कि ये संयुक्त सैन्य रक्षा सहयोग के स्तर को बेहतर बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहने के आसार हैं। गिलगित में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से धन आवंटित करने को कहा। सरकार ने नागरिकों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ कम करने के लिए 1486 अप्रासंगिक और अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त कर दिया है। केंद्र ने कहा, उपभोक्ताओं को किफायती दर पर दाल उपलब्ध कराने के लिए दलहन उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। स्टार्टअप्स सहित गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से एक नई गहन अंतरिक्ष नीति अनुमोदन के लिए तैयार है।
और बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।